हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12। बच्चों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस यूनिट के बारे में हम पिछले 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, लेकिन आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज की जो सबसे पहली बात हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने पिछली क्लासों में क्या पढ़ा है कि जो करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। जनरली हम ये वाला जो फार्मूला है ये यूज़ करते हैं, लेकिन आज के लेक्चर के बाद हम इस फार्मूले को थोड़े से और मॉडिफाई फॉर्म में यूज़ करने वाले हैं। कौन से फॉर्म में? मॉडिफाई में। तो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज भी कौन सा? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री चार्ज। फ्री चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर। हमने कंडक्टर क्यों लिया? क्योंकि हमको मालूम है कि कंडक्टर ही एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हमको फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही करंट मिलने वाला है। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा जो होती है वो आवेश प्रवाह की दर होती है, जिसको हम I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से अभी तक लिखते आए हैं। लेकिन अब हम इस फार्मूले को दो तरह से राइट करेंगे। एक हम लिखेंगे I इंस्टेंटेनियस। आई इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मैंने बोला 2वें सेकंड पे, 3वें सेकंड पे, 4थे सेकंड पे, ऐसे आई इंस्टेंटेनियस। और इसको हम लिखेंगे डी क्यू अपॉन डी टी से, बहुत छोटे से टाइम के लिए है ये। और एक जो होगा आई एवरेज, और वो होगा डेल क्यू अपॉन डेल टी के फॉर्म में। ओके, अब हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन को हम पढ़ चुके हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अब करंट को अगर हमको मेज़र करना हो तो करंट को जो हम मेज़र करते हैं वो एम्पियर में मेज़र करते हैं। एम्पियर जो है वो साइंटिस्ट का नाम है। ओके, एम्पियर के बाद अब अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट या एवरेज करंट को अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, एवरेज करंट क्या होता है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है चार्ज की, वो दे रखी है जैसे t² प्लस 4 दे रखा है। अब हमसे पूछा है कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, एवरेज करंट क्या होता है। तो जब हमको इंस्टेंटेनियस करंट निकालना हो तो उसको हम डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। चार्ज को क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। और जब हमको एवरेज करंट निकालना होता है तो हम चार्ज को इंटीग्रेट करते हैं। मैं दोनों फार्मूले आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है और इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n अगर है तो ये होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। और अगर हमारे पास इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, और इसमें जो है ये अगर x की पावर n dx है तो ये हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। ओके, ये दो बेसिक फार्मूले हैं जिनके आधार पे हम I इंस्टेंटेनियस और I एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। I इंस्टेंटेनियस हमको निकालना है, तात्क्षणिक मान अगर हमको निकालना है तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी। और चार्ज की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है? t² प्लस 4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 आगे आएगा तो 2t हो जाएगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। और 4 कांस्टेंट क्वांटिटी है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास आया 2t। अब 2 की वैल्यू अगर मान लो हमसे यहाँ इंस्टेंटेनियस क्या पूछा है, एट 3 सेकेंड, तीसरे सेकंड में कितना है, तो तीसरे सेकंड में हो जाएगा ये 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। और हमको करंट निकालना है तो यूनिट होगी एम्पियर। अब यही चीज़ अगर मान लो मैं एवरेज निकालने वाला हूँ तो एवरेज सपोज ये 0 से 4 सेकंड के बीच का टाइम इंटरवल हमसे पूछ लिया कि 0 सेकंड से लगा के 4 सेकंड के बीच में जो है कितना एवरेज करंट जो है फ्लो हो रहा है या कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज फ्लो होना एक प्रकार से करंट फ्लो होना ही है, तो अपन उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 से कौन से सेकंड तक है, ये 0 से 4 तक, तो 0 से 4। और फार्मूला जो है हमारा पास क्या है, दे रखा है चार्ज की वैल्यू t² प्लस 4। और हमको टाइम चार्ज इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो ये यहाँ पे हो जाएगा dt। ओके, अब इसको सोल्व करें तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t की पावर 3
अपॉन 3, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करा n+1 वाला, n+1 अपॉन n+1, तो t⁻3/3 हो जाएगा। और इस 4 का जो है वो अगर हम ये अगर कांस्टेंट का फार्मूला लिख रहा हूँ, अगर 1 dx हमको करना है तो इसका x होता है, तो हमारे पास जो है 4 का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, t होगा, क्योंकि ये 4 जो है dt होगा तो 4 तो बाहर आ जाएगा और dt का t हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें वैल्यू पुटअप करना है कि टाइम की जो लिमिट है वो हमको गिवन है 0 से 4 सेकेंड, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 से 4 सेकेंड। अब हमको पता है कि लिमिट को कैसे पुटअप करते हैं, तो टाइम की जगह लिमिट को पुट करना है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो हमारे पास हो जाएगा t⁻3 यानी कि 4⁻3/3 प्लस t की जगह 4 और -0 लिखने से कोई मतलब नहीं, पूरा 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, तो हमारे पास जो आई एवरेज आएगा वो 4⁻3, तो ये हो जाएगा 64/3 प्लस 4, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो एलसीएम आ जाएगा 3, ये हो गया 64 प्लस 12, तो इज इक्वल टू हो गया 4 और 2 6 617 76/3 एम्पियर। ओके, ये करंट हमारे पास आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी कंडक्टर के अंदर इंस्टेंटेनियस करंट या एवरेज करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ, हमने इलेक्ट्रिक करंट को देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। किसी कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो होता है वो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, विद्युत धारा कहलाती है। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये दो तरह से हम इसको पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस फॉर्म में और एवरेज फॉर्म में। मैंने दोनों एग्जाम्पल के थ्रू आपको कैलकुलेट करके बताया, और इस इलेक्ट्रिक करंट की मैंने आपको यूनिट भी बताई कि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, या एम्पियर को हम कूलम पर सेकेंड भी कह सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये आती है कि अगर हम किसी क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो वो किस तरह से इसको, कौन सी डिवाइस से इसको मेज़र करेंगे। तो जो एम्पियर में हम करंट को मेज़र करते हैं ये ए मीटर के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं। ए मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट को मेज़र करते हैं, और यदि हमको उस सर्किट में अगर एमीटर को कनेक्ट करना है तो आगे जो लेक्चर आने वाले उसमें हम इस बात को डिटेल में भी पढ़ेंगे कि ए मीटर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करना चाहिए। उसका बहुत सारा रीज़न है कि सीरीज़ में क्यों कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात एक और इसमें ये होने वाली कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये कौन सी क्वांटिटी है, ये हमसे अक्सर पूछा जाता है। क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, या अदर कोई। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। अब सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, मैं इसको रब कर दूं। ओके, थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूं। अब हमको ये यहाँ पे ये देखना है कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। ओके, अगर हमको स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस पता है, देखिए आप, वेक्टर और स्केलर। अब वेक्टर यानी कि सदिश, अब इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए और स्केलर में क्या चीज़ हो। स्केलर का मतलब होता है जिसमें हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड मालूम हो, वैल्यू मालूम हो। जैसे टाइम की हमको वैल्यू मालूम होती है, पर्टिकुलर कितनी वैल्यू उसकी है, ये स्केलर क्वांटिटी। यानी कि स्केलर में हमको केवल उसका मैग्नीट्यूड मालूम होता है, अब वो कौन सी डायरेक्शन में, इसका हमको कोई नॉलेज नहीं होता है। जबकि वेक्टर में हमको क्या मालूम होता है, वैल्यू के साथ में हमको डायरेक्शन भी मालूम होती है। लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें इलेक्ट्रिक करंट के लिए कंफर्टेबल नहीं है डिफाइन करने के लिए कि स्केलर के वेक्टर है। इसके लिए हमको एक तीसरी क्वांटिटी की और आवश्यकता होती है, और वो जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है वेक्टर सम। कौन सा सम, वेक्टर सम, जिसको हम सदिश योग बोलते हैं। वेक्टर सम का ये जो रूल होता है, वेक्टर एडिशन जो होता है उसको फॉलो करता है कि नहीं करता। अगर कोई चीज़ वेक्टर है तो ऑब्वियसली उसको वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। हम 11th में पढ़ चुके हैं कि वेक्टर एडिशन क्या होता है, चाहे वो ट्राइंगल ला हो, कोऑर्डिनेट ला हो, सारी चीज़ों में हमने पढ़ा है कि वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं और स्केलर एडिशन क्या करते हैं। स्केलर एडिशन तो हमको मालूम है कि +3 में -4 अगर हम प्लस करेंगे तो -1 आएगा, ये स्केलर है। बट इसको अगर वेक्टर फॉर्म में ऐड करना है तो उसकी कुछ अलग वैल्यू होगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं कि करंट वास्तव में कौन सी क्वांटिटी है। देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल रखा हुआ है। सपोज इसके ऊपर जो है 4 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, अब इसी बॉल के ऊपर इस डायरेक्शन में जो है 4 न्यूटन का फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस बॉल के ऊपर जो है नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि नेट फोर्स 0 लग रहा है।
क्यों लग रहा है 0? क्योंकि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इन दोनों का जो है हम सम करेंगे साइन के साथ में, तो वो नेट फोर्स हमको 0 मिलेगा। एक +4 है और एक -4 है। लेकिन यही चीज़ अगर अपन इलेक्ट्रिक करंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सपोज हमारे पास एक, क्योंकि करंट है तो करंट ऑब्वियसली वायर में फ्लो होगा। तो अगर हम करंट को अगर वायर में ले लें कि हमारे पास ये एक वायर है, इस वायर में जो है 6 एम्पियर का करंट आ रहा है। ओके, अब ये जो 6 एम्पियर का करंट आ रहा है ये दो अलग अलग ब्रांच में डिवाइड हो रहा है। सपोज इस ब्रांच में जो है 4 एम्पियर का करंट गया और इस ब्रांच में जो है 2 एम्पियर का करंट गया। तो क्या आप ये कह सकते हो कि ये जो 6 एम्पियर का करंट है ये और ये दोनों जो है इनको कैंसिल, अगर मैं यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी में अगर ले लेता हूँ, सपोज एग्जांपल के तौर पे इसको 3 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर हम एक बल्ब को कनेक्ट कर दें, यहाँ पे भी एक बल्ब को कनेक्ट कर दें, तो क्या ये हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर ये बल्ब ग्लो कर रहा है इसका मतलब इसमें जो है ये जो 6 एम्पियर का करंट था, ये जो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है ये एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर रहा है जैसा कि यहाँ पे कर रहा था फोर्स में। ठीक है, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि करंट को इसके जो वेक्टर होने से रोकती है। क्योंकि इसमें दो चीज़ें तो फॉलो होती है, हमारे पास करंट की वैल्यू भी होती है और करंट एक डेफिनेट डायरेक्शन में भी फ्लो होता है। हमको मालूम है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। अगले लेक्चर में हम एक कंडक्टर के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है वो करंट किस तरह से बनता है और कैसे करंट फ्लो होता है। तो हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, ये इलेक्ट्रिक करंट इन दोनों पॉइंट पे तो राइट होने की वजह से, लेकिन यहाँ पे क्रॉस होने की वजह से ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ओवरऑल इलेक्ट्रिक करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो आगे की जो बहुत सारी जो क्लास है, चाहे वो IIT वगैरह स्टैंडर्ड तक की हो, उसमें वो चीज़ एक्सप्लेन किया गया है कि करंट टेंसर क्वांटिटी भी है। अगर हमको वेक्टर और स्केलर दोनों के अलावा तीसरा ऑप्शन अगर मिल जाता है जिसको हम टेंसर बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट टेंसर क्वांटिटी होती है। लेकिन जनरली हम 12th स्टैंडर्ड तक यही पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। ओके, तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेज़र करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है दो तरह से डिफाइन किया जाता है, इंस्टेंटेनियस फॉर्म में, एवरेज फॉर्म में। इसके अलावा हमने एग्जांपल के थ्रू इसको देखा। और इलेक्ट्रिक करंट जो है कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर है, तो इसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ओके।